प्यारे बच्चों, आइए अब हम जान लेते हैं कि किस तरीके से जो आरबीसी है वो ऑक्सीजन को टिश्यू तक लेके जाती है और टिश्यू से कार्बन डाइऑक्साइड को दोबारा से लेके जाएगी कहाँ पर, लंग्स तक। तो हमने ये जाना है कि हीमोग्लोबिन जो होता है वो आरबीसी के अंदर होता है, ठीक है। अब आरबीसी जो होती है वो आरबीसी कैसी होती है, तो वो नॉर्मल सेल जैसी नहीं होती है। आरबीसी नॉर्मल सेल जैसी नहीं होती है। एक तो सबसे पहले तो इसमें सबसे बड़ी जो खास बात है कि इसके अंदर न्यूक्लियस नहीं होता है। दूसरी बात यह है कि अगर न्यूक्लियस नहीं होता है तो माइटोकॉन्ड्रिया भी नहीं होगा, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया के अलावा और जो दूसरे जो नेसेसरी ऑर्गेनेल्स होंगे वो भी उसके अंदर नहीं होते हैं। अब माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता है तो वो ऑक्सीजन का यूटिलाइजेशन नहीं कर सकती, इसलिए उसके अंदर जो रेस्पिरेशन होता है वो एनारोबिक रेस्पिरेशन होता है। अच्छा, दूसरी बात हम ये भी जाने कि कोई भी ऑर्गेनेल्स इसके अंदर नहीं होता है तो ये रिप्रोडक्शन भी नहीं कर सकती है, रीजनरेट भी नहीं हो सकती है, ठीक है। और अगर इसके अंदर राइबोसोम भी नहीं होता है इसके अंदर, तो राइबोसोम भी नहीं होता है तो क्या इसके अंदर प्रोटीन सिंथेसिस भी नहीं होता। इस तरह से ये बिल्कुल हल्की है। दूसरी बात, अगर हम इसे देखें तो ये कैसी होती है, ये बाइकॉनकेव होती है। बाइकॉनकेव होने के कारण इससे इसका सरफेस एरिया बढ़ जाता है, बड़ी फ्लेक्सिबल होती है इसके अंदर। इसके अंदर दो तरीके के प्रोटीन होते हैं, एक तो एक्टिन होता है और एक स्पेक्ट्रिन होता है। ये दो तरीके के प्रोटीन जो है इसको लचीला बनाते हैं, फ्लेक्सिबल बनाते हैं, ठीक है। अब देखिए, ये लचीली होती है, फ्लेक्सिबल होती है। अब इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर मेन जो प्रोटीन होता है उसे हम हीमोग्लोबिन के नाम से जानते हैं। ये जो हीमोग्लोबिन है इसके नाम से ही पता चल रहा है कि ये हीम और ग्लोबिन से मिलकर बना हुआ होता है। अगर हम देखें तो इसके अंदर दो पॉलीपेप्टाइड चेन होती हैं, दो, एक अल्फा और एक बीटा, और इन दोनों पॉलीपेप्टाइड चेन के ऊपर जो दो हो गई तो टोटल मिला के ये 4 हो गई, और इन 4 पर 4 हीम, जिससे कि इसका कोई कलर आता है तो हीम वर्णक होते हैं, और 4 हीम वर्णक होते हैं जो चारों तरफ लगे हुए रहते हैं। इसके साथ इसमें उनके हीम के अंदर बीच में फेरस होता है, मतलब लोहा लगा हुआ रहता है। तो ऑक्सीजन जो है वो बीच में इस लोहे के साथ बाइंड कर जाती है। अब इसमें 4 फेरस लगे हुए हैं, 4 हीम हैं, तो ऑक्सीजन के 4 मॉलिक्यूल इसके साथ में अटैच होते हैं। ऑक्सीजन के 4 मॉलिक्यूल इसके साथ में अटैच होते हैं, इसका मतलब 8 एटम इसके साथ में अटैच हो रहे हैं। 8 एटम इसके साथ में अटैच होते हैं। इस तरह से ये अटैच हो गए। लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो हीमोग्लोबिन में हीम के साथ में अटैच नहीं होती है, ये पॉलीपेप्टाइड के साथ में अटैच होती है। लेकिन जब इसके कंसंट्रेशन बढ़ने लगता है, जब ये पॉलीपेप्टाइड के साथ में अटैच होती है तो क्या होता है, तो जो हीम है, जो फेरस है, वो ऑक्सीजन को रिलीज कर देते हैं। तो इसके कारण इसकी इफेक्टिविटी बढ़ती है। इसके अलावा कार्बन डाइऑक्साइड का जो कंसंट्रेशन है वो कार्बनिक एसिड के साथ में, मतलब कार्बनिक एसिड के रूप में जाता रहता है। कार्बोनिल एनहाइड्रेज नाम का एक एंजाइम इसके अंदर होता है जो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर आपस में जब रिएक्शन करते हैं तो इसे बाइकार्बोनेट में कन्वर्ट कर देता है, तो ये कार्बोनिक एसिड कहलाता है। तो ये जो हाइड्रोजन बाइकार्बोनेट है, ये हाइड्रोजन बाइकार्बोनेट रिलीज हो जाता है हाइड्रोजन और बाइकार्बोनेट के अंदर। हाइड्रोजन जो है वो दोबारा से अटैच हो जाता है हीम के साथ में, हाइड्रोजन जो है वो दोबारा से अटैच हो जाता है हीम के साथ में, और कार्बन डाइऑक्साइड तो अटैच किसके साथ में है, वो जो पॉलीपेप्टाइड चेन है, और ये इस तरीके से लंग्स के अंदर जाता है। अब लंग्स के अंदर जब पार्शियल प्रेशर, ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर ज़्यादा होता है, तो ये जो पार्शियल प्रेशर ज़्यादा होने के कारण ऑक्सीजन जो होती है वो हीमोग्लोबिन में से हाइड्रोजन को हटा देती है, और उसके साथ में ऑक्सीजन जो है रिप्लेस हो जाती है। तो इस तरीके से ये साइकिल चलता रहता है। तो मैं समझ सकता हूँ कि आपको ये जो है ये समझ में आ गया होगा, जो मैंने आपको बताया है कि किस तरीके से जो हीमोग्लोबिन है वो उसमें से हीम जो है वो ऑक्सीजन के साथ में आता है। इसी तरह से कार्बन डाइऑक्साइड का भी ये होता है। तो ये दोनों आपस में इस तरीके से अटैच रहते हैं, और अटैच रहने के बाद में फिर टिश्यू में रिलीज कर दिए जाते हैं। रिलीज होने के बाद में दोबारा से ऊपर की तरफ आते हैं।
तो मेरी समझ में ये वीडियो आपको